नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र से जुड़े अहम विषयों पर हम चर्चा करते हैं, आपके सवालों की जवाब आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी के बारे में। जी हाँ, अहम विषय है ये अभी के समय की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम दूसरे विषय की बात करते हैं तो ये रहेगा जलवायु परिवर्तन के परिवेश में उत्तम कृषि। तो दोनों ही अहम विषय हैं और आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको देते हैं 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर है, यानी कि निःशुल्क नंबर है। दोहरा देते हैं आपके लिए 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप हमें ईमेल कीजिए, अपनी समस्याएं हमसे साझा कीजिए और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसका समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण सिंह। बता दें आपको, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शाकीय विज्ञान संभाग, IIR पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शांतनु कुमार बालजी। बता दें आपको, ये परियोजना समन्वयक हैं केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना में। तो आपको बता दें शांतनु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। और डॉक्टर शांतनु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपको बता दिया है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और किन विषयों के संदर्भ में आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बस अब आपको अपना फोन उठाना है, अपने जो फोन है उससे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। लेकिन 2 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आप जब भी कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और साथ ही अपनी टीवी की आवाज जरूर कम कर दें। आपकी कॉल्स का इंतजार करते हुए हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर श्रवण का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे डॉक्टर श्रवण, आप हमारे किसान भाइयों बहनों को यही बताएं कि अगेती फूल गोभी अगर वो लगाते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं उन्हें। हाँ, देखिए किसान भाइयों, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि सब्जियों से आमदनी दुगनी तिगुनी हो जाती है और उसमें यदि हम थोड़ा समय से हटकर के यदि कोई फसल की खेती करते हैं तो उससे हमें मुनाफा और ज़्यादा होता है, क्योंकि बाजार भाव ज़्यादा मिलते हैं। अगेती फूल गोभी ऐसी ही एक फसल है जिसको किसान भाई जून जुलाई के महीने में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में काटते हैं। उस समय बहुत अच्छा भाव मिलता है और इसकी वजह से जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा किसानों को मिलती है। पैदावार थोड़ी कम ज़रूर होती है, लेकिन बाजार भाव अधिक होने की वजह से उनकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती है। और दूसरी फसलें देखें, यदि इस समय वो अगेती फूल गोभी से कहीं नीचे रह जाती हैं आमदनी में, तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों के पास पानी की उत्तम व्यवस्था है और जो भूमि है थोड़ी ऊंचाव वाली है, जहां बरसात का पानी नहीं ठहरता हो, उस जगह पे यदि इसकी खेती की जाए और यदि अच्छा मार्केट मिल जाए, बाजार भाव मिल जाए, तो आपके बहुत अच्छा इसमें मुनाफा होने की पूरी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है अगर आप इस ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी होती है जब आप इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हो, इसके बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। किसान मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह के बीच फूलगोभी की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। फूलगोभी के लिए जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बेहतर पैदावार के लिए फूलगोभी की पूसा दीपाली, अरली कुवारी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा कार्तिक, पूसा अरली सिंथेटिक, पटना अगेती, सिलेक्शन 327 किस्मों का चयन करें। किस्म के बाद सबसे अहम होता है नर्सरी तैयार करना। पौध जितनी स्वस्थ होगी, पैदावार भी उतनी ही अच्छी मिलती है।
नर्सरी तैयार करने के लिए 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 10 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना ले। 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने के लिए बनाएं। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है, इसीलिए किसान उर्वरक का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर सिंचाई अवश्य करें। नर्सरी में पौध तैयार होने के करीब 30 दिन बाद रुपाई करें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। साथ ही रुपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। आपने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी अगेती फूलगोभी की नर्सरी प्रबंधन पर। इस पर हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर शांतनु का। डॉक्टर शांतनु से हम आज जलवायु परिवर्तन के परिवेश में उत्तम कृषि के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शांतनु आपसे चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को समझाएं कि जलवायु परिवर्तन अगर हम कहते हैं तो उसे समझा क्या जाए। सभी को नमस्कार। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन बदलाव से होता है जी। लेकिन अगर हम 1800 के दशक से देखें, मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही है और मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण हुआ है। और जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है और सूरज की गर्मी को फंसाता है और तापमान बढ़ाता है। और जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है। और अगर हम भारत में जलवायु में क्या परिवर्तन देखे गए हैं, अगर हम तुलना करें तो 1901 से 2018 के दौरान भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। और हाल की अगर 30 वर्ष के हम देखें तो उसमें साल के सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रात के तापमान में क्रमशः लगभग 0.63 डिग्री सेल्सियस और 0.40 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है जी। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा जो जून से सितंबर के बीच में होता है वो 1951 से 2015 तक लगभग 6% की गिरावट आई है जी। और हाल की अवधि में अधिक लगातार सूखे के दौरे जो है उसमें तुलना में 25% बढ़ोतरी हुई है। अगर हम देखें कि 1961 से 1990 और 1990 से 2021 के बीच में अगर कंपेयर करें तो, और ये जो गर्मियां हैं मानसून के, इसमें तो अधिक तीव्र बारिश की संभावना जो है वो बढ़ गई है। तो ये जो था बेसिक था कि जलवायु परिवर्तन का कैसे किस प्रकार से परिवर्तन हो आएंगे। जी बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्षों में बदलते पैटर्न्स हमने देखे हैं। हम कहें यहाँ पर जो जलवायु है, जब हम मौसम की ही बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बदलाव होते देखे हैं। तो इसके चलते ही ये परिवर्तन हम देख रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं हमारी खेती पर भी पड़ता है, क्योंकि बारिश असमय हो जाती है तो उससे फसलों को नुकसान भी होता है। ऐसे में किस तरह के प्रबंधन हमें करने चाहिए, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान रखा गया है। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, साथ ही प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। शायद यही वजह है कि भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75% है और आज इसके दायरे में लगभग 10,000 प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर शामिल है। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव हो रहे हैं। बीते 9 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती के प्रयासों, हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जैसी विभिन्न पहल शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद, फसल अवशेषों का सही निपटान और रोग बीमारी के लिए प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक खेती अपनाने से कृषि की लागत में भी कमी आती है, साथ ही मिट्टी की सेहत भी संवरती है। प्राकृतिक खेती से एक और लाभ होता है, पर्यावरण का संरक्षण।
मिट्टी में जैसे ही प्राकृतिक खादें डाली जाने लगती है, उसमें जैव क्रियाएं बढ़ जाती है, जो पारिस्थितिकी का हिस्सा है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राकृतिक खेती में संसाधन के साथ साथ 70% पानी की भी बचत होती है। इसे अपनाकर मिट्टी की सेहत और पैदावार दोनों बढ़ाई जा सकती है। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्रवण का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रवण, आपने बताया कि अगेती फूल को भी अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो काफ़ी मुनाफा मिल सकता है, आर्थिक रूप से उन्हें काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो क्या समय रहता है इसकी नर्सरी लगाने का और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं? हाँ, देखिए किसान भाइयों, जो अगेती फूल गोभी की बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि गोभी है वो तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील फसल है। ये यूरोप में इसकी उत्पत्ति हुई है और वहाँ से फिर भारत में लगभग 1822 की समय में ये लाई गई थी, लगभग 200 साल पहले। और ये उस समय सिर्फ फूल बनाती थी, बीज यहाँ बनते नहीं थे। लेकिन समय समय पर किसानों ने जब, और जो शोध संस्थान हैं जैसे पूसा संस्थान है, इन्होंने कार्य किया और अब ऐसी किस्में विकसित हो गई हैं जो ठंडे में जो फूल बनाती थी वो अभी गर्मियों में भी उसमें से कुछ किस्में ऐसी विकसित की गई जो बनाने लग गई हैं। तो इसी हिसाब से देखें तो जो गर्मी में बनाती हैं और जो ठंडे में बनाती हैं, इन सबको हमने 4 भागों में बांटी है। तो ये है, एक सबसे पहले आता है अगेती फूल गोभी, जो जून और जुलाई के महीने में बोए जाते हैं। और इसमें जो फूल बनने की प्रक्रिया है उसके लिए तापमान है वो 20 से 27 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, औसतन तापमान की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा समूह आता है वो जुलाई और अगस्त के महीने में बुआई जाते हैं, खासकर अगस्त के महीने में, वो मध्य अगेती जिसको बोलते हैं। और इसमें जो तापमान है फूल बनने के लिए वो 15 से 20 डिग्री का तापमान है, जो नवंबर मध्य से मध्य दिसंबर तक मिलता है। और उसके बाद जो मध्य पछेती समूह आता है वो अगस्त के अंत में और सितंबर के महीने में बोते हैं। और उसका जो फूल बनने का समय है वो मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी का है। तो इसलिए क्योंकि उसके लिए तापमान है वो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो किसान भाइयों को इतना ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है इसके बारे में आपसे जानेंगे डॉक्टर श्रवण। लेकिन एक कॉलर हमारे जुड़ गए हैं साथ में, पहले उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचाते हैं, फिर जो ध्यान देने वाली बातें हैं उन पर भी चर्चा को जारी रखेंगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो, नमस्कार। फूल गोभी खेती करने में लोग और ये जो लगते हैं और भारी बरसात होती है, ऐसी दशा में कौन चुनौती को सामना करना पड़ता है, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? और दूसरी चीज जो जलवायु परिवर्तन है, ऐसी दशा में जो फसल पे हमारी किस प्रकार के फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य और जनजीवन पे इसका किस प्रकार का असर होता है? बिल्कुल, तो फूल को भी अगर लगाते हैं, बरसात होती है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? देखिए, इसलिए विशेष ध्यान रखने की मैंने शुरू में बताया था कि फूल गोभी है वो पानी यदि खेत में खड़ा हो जाता है किसानों के यहाँ तो उसके बहुत ज़्यादा मर जाती है, इसलिए नुकसान बहुत ज़्यादा। इसलिए सावधानी इसमें बरतें कि जब आप रोपाई कर रहे होते हैं उस समय मेड़ी पद्धति को अपनाएं। इसके लिए लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई मेड़ियाँ बनवाएं ट्रैक्टर से या हाथ जो फावड़े से किसानों से मजदूर से बनवा करके ठीक से, फिर उसके ऊपर रोपाई करें। तो उसमें किसी भी हालत में पानी के अंदर खेत को डूबने नहीं देना है, उससे जल निकास की उत्तम व्यवस्था करनी है। जितना बेहतरीन जल निकास होगा फूल गोभी की फसल उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और ये यदि 12-15 घंटे भी यदि पानी में खड़े रह जाती हैं तो उसमें मोर्टेलिटी या जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाई इसका विशेष ध्यान रखें कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें और साथ ही साथ अगेती फूल गोभी में मेड़ी पद्धति का इस्तेमाल करें। उससे आपके खेत में पानी खड़ा भी नहीं होगा और फूल गोभी की जो पौधे मरते हैं वो भी नहीं मरेंगे। इस 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। तो ये 2 अहम बातें हैं और इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक और सवाल था इनका, जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो आमजन पे किस तरह से पड़ता है, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, खेती के लिहाज से क्या सावधानी बरते, क्या कहेंगे डॉक्टर शांतनु इस संदर्भ में आप? डॉक्टर शांतनु, आवाज मिल रही है सर आपको? एक्चुअली आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे? जलवायु परिवर्तन का असर जो है आम जनजीवन पर किस तरह से पड़ता है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर हम खेती की बात करते हैं तो किस लिहाज से प्रबंधन करें या क्या सावधानियां बरते किसान?
एक्चुअली आवाज मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है और टूट टूट के आ रही है। मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली। जलवायु परिवर्तन का असर जो है उससे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती है? एक्चुअली किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारा जो संचार है, अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उन्होंने काफी बहुत सारा प्रोग्राम एक्चुअली चल रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान में। और आईसीआर जिसको बोलते हैं, आईसीआर ने क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रबंधन के लिए कई प्रौद्योगिकियों जैसे कि चौड़ी क्यारियां, जल संशोधन संरचनाएं, बोरीबंद, चेक डैम, गर्मी, सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी किस्में, बीज बैंक, चारा बैंक, सरकारी मोड में कृषि मशीनीकरण आदि, ये सब में काफी काम अभी कर रहा है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और आईसीआर ने कई किस्में विकसित की है जो जलवायु संबंधी खतरों के प्रति सहिष्णु है। पर एग्जाम्पल के तौर पे सूखा सहिष्णु चना किस्म जैसे पूसा JG16 है, मूंग फली किस्में जैसे TMV 13 है, बाढ़ सहिष्णु चावल किस्म जैसे स्वर्णा सब-1 MTU 1010 है, फ्रस्ट सहिष्णु सरसों जैसे कि RH 851 है, और उच्च तापमान तनाव सहिष्णु गेहूं किस्म जैसे कि SD 3385 है। ये बहुत सारे किस्म हैं जो कि आईसीआर जो है अपने शोध के जरिए ये काफी वैरायटी जो है उन्होंने ये भी विकसित किया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर कई तरह के कदम उठाए गए हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है खेती पर पड़ता है उससे हमारे किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। इसके बारे में और भी ज्यादा आपको जागरूक करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी के बारे में और जलवायु परिवर्तन के परिवेश में उत्तम कृषि के बारे में। कोई सवाल है आपके पास तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और बता दें इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से कॉलर जुड़े हुए हैं। राम जी, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो मैडम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे अगेती फूल गोभी की खेती करना है, मगर ये पूसा संस्थान से मुझे बीज कैसे मुहैया होगा? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर श्रवण आप? देखिए, हमारे पास पूसा संस्थान के पास अगेती फूल गोभी की 4 किस्में हैं और 3 हाइब्रिड्स हैं, संकर किस्में हैं। तो आप इनका बीज है वो पूसा संस्थान से ले सकते हैं। इसमें पूसा मेघना है जिसकी बुआई अभी हो रही है और ये सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में पक जाएगी, तैयार हो जाएगी कटने के लिए। और दूसरी जो किस्म है पूसा अश्विनी है, उसकी पैदावार अच्छी आती है, लगभग 16-17 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास उसकी पैदावार आती है और उसकी बुआई का समय मध्य जून से लेके पूरा जुलाई महीने में आप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो पूसा कार्तिकी है, इसका बीज भी पूसा संस्थान में उपलब्ध है। इसकी पैदावार है वो लगभग 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर आती है, क्योंकि ये अक्टूबर के अंत और नवंबर के मध्य पखवाड़े में तैयार होती है। 3 शंकर किस्में भी पूसा संस्थान ने विकसित की हैं। एक पूसा कार्तिक शंकर के नाम से है
उसके भी लगभग 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। किसान भाई उसको भी ले सकते हैं। और 2 नई किस्में अभी निजात की है संस्थान ने, पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 101 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 102। तो इनकी जो पैदावार है वो लगभग 20 टन से ज़्यादा रहती है और ये मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के समय में तैयार होती हैं। तो इनके बीज भी उसमें पूसा 101 नंबर है उसका बीज अभी उपलब्ध है, उसका ले सकते हैं। तो इनके हमारे संस्थान में बीज उपलब्ध हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका यदि क्षेत्र पश्चिमी यूपी में या जो बिहार से जो किसान सुन रहे हैं उनके लिए जो वहाँ एक जो सब्जियों का संस्थान है बनारस में, भारतीय जो सब्जी विज्ञान संस्थान है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ काशी 25 नाम की एक किस्म है, उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों को एक सलाह और है कि जैसे साबौर कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में, वहाँ पे 2 किस्में विकसित की हैं, साबौर अग्रिम और साबौर मुक्ता। वो भी अगेती फूल गोभी की किस्में हैं। तो किसान भाई यदि यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको भी ले सकते हैं। और हमारी जो संस्थान की किस्में हैं उनका बीज आपको बहुत आसानी से हमारे संस्थान में मिल जाएगा। लगभग 4000 रुपये किलो बीज है और जो संकर किस्में हैं उनका 10,000 रुपये किलो बीज है। तो आप इनको भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम किस्में हैं अगेती फूल गोभी की जिनका आप चयन कर सकते हैं। क्षेत्रवार हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कहाँ से आप इन बीजों को ले सकते हैं, इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी दे दी है। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शांतनु का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शांतनु, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम IPCC की बात करते हैं तो IPCC द्वारा भारत के लिए जलवायु के परिवर्तन के लिए किस तरह के अनुमान लगाए गए हैं आगे आने वाले समय में? एक्चुअली किसान बंधुओं के लिए अगर मैं कुछ IPCC जो एक विश्व स्तर के बहुत बड़ा संस्थान है जी, तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि एक मिनट, हाँ, कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में औसत तापमान हाल के अतीत 1976 से 2005 के जो औसत के तुलना में लगभग 4 डिग्री बढ़ सकती है अगर हम हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उस पर हम कंट्रोल ना करें जी। और 21वीं सदी के अंत तक अधिक गर्मी जो दिन है और गर्मी जो रातें हैं उसकी अवधि में 55% और 70% तक की बढ़ोतरी की अनुमान है। और हमारे जो डिफरेंट टाइप के सिनारियो के है उसके अंदर ये बताता है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में गर्मी जो है, जो अप्रैल और जून के गर्मी में लहर में लगभग 3 से 4 गुना अधिक वृद्धि का अनुमान है। पिछले साल हमने 2022 में हमने देखा है कि भारत में हीट वेव या जो गर्मी की जो लहर है उसकी कितनी ज़्यादा बुरा असर हुआ था व्हीट एंड जो हमारे डिफरेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उसके ऊपर। एंड सतह के तापमान और आर्द्रता जो इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, इसमें वृद्धि की काफी मात्रा वृद्धि होगी। और पूरे भारत में विशेष रूप में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें गर्मी के जो तनाव है उसमें बढ़ने की काफी उम्मीद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे भी जो परिवर्तन है और भी ज़्यादा होने के अनुमान यहाँ पर जताए जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इनकी हम कहें रोकथाम के लिए या फिर ज़्यादा बेहतर अच्छे परिणाम के लिए हमें अभी से प्रयास करने शुरू करने होंगे। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर श्रवण का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर श्रवण, आपने बताया हमारे किसानों को कि कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चयन हमारे किसान कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जब नर्सरी तैयार करनी है तो उससे पहले क्या तैयारियां कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, किसान भाइयों को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि नर्सरी ऐसे स्थान पर बनाएं जहां पानी का भराव नहीं हो, थोड़ी ऊंची जगह लें। दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई ज़्यादा बीमारी आने वाली जगह नहीं हो, फसल में ज़्यादा बीमारी आने वाली जगह होती है वहाँ पर भी नर्सरी बनाने की सलाह नहीं दी जाती। तीसरी बात ये, कोई कीड़े जैसे दीमक है या कोई और चींटी ज़्यादा है ऐसी जगह पर भी नर्सरी नहीं बनाएं, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी जगह का चुनाव करें। उसके बाद नर्सरी कैसे बनानी है, इसमें देखिए अभी जून जुलाई का महीना जो होता है इसमें
जो फसल के सामने मुख्य जो समस्याएं आती हैं वो अधिक तापमान की आती है, तेज धूप की वजह से, तो ऐसी छाया वाली व्यवस्था बनानी है। दूसरी बात ये कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उसके लिए चारों तरफ से जैसे नेट लगाना है या उससे भी बचाव करना है। और कभी कभी तेज बारिश हो जाती है, तो नर्सरी पे यदि छोटी अवस्था में है और तेज बारिश है उससे भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करनी है कि तेज बारिश के समय आप उसको प्लास्टिक से ढकने की भी व्यवस्था रखें। तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में देखा गया है कि वहाँ नमी ज़्यादा रहती है, तो जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हैं या कोई दूसरे हैं पक्षी हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए ऐसी भी बचाव करने की ज़रूरत है। तो इन 4 चीज़ों से बचाव के लिए जालीदार नेट या फिर कोई और व्यवस्था किसान भाई कर सकते हैं तो उनकी ज़रूर करें। तो उथली हुई जगह या उठी हुई जगह जो जगह है उसका चुनाव जरूर करना, और पानी के स्रोत के बिल्कुल पास में होनी चाहिए, क्योंकि यदि दूर है तो भी नर्सरी में जो मरने के पौधे हैं उसकी संख्या ज़्यादा रहती है। साथ ही एक बात और है कि किसान भाइयों की समस्या आती है, अपने पानी का और मिट्टी का pH और EC की जांच जरूर कराएं, क्योंकि नर्सरी में ज़्यादा नमक होने की वजह से मिट्टी में या पानी में उससे भी पौधों की जो तैयार होने की जो स्थिति है वो कम होती है या अच्छे पौधे तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बार बार पानी लगाना पड़ता है और सतह पे ही डालना पड़ता है पानी। तो जो साल्ट है, जो नमक है, वो ऊपर ही रहता है और पौधों को नुकसान करता है। तो इन 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये मैं भी किसान भाइयों को सलाह दूंगा जब चुनाव की बात करते हैं तो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये कुछ विशेष कदम हैं जो उठाने होंगे। ये प्रबंधन कार्य आपको करने हैं, जगह का चुनाव अच्छे से करना है, किस्मों का चयन भी अपने क्षेत्र के अनुसार करना है, और यहाँ पर बीजोपचार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप नर्सरी की बुआई कर रहे हैं, और अपनी नर्सरी को बिल्कुल सुरक्षित भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और एक ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ गया है जिसे कार्यक्रम में हम शामिल करना चाहेंगे, और ये भेजा है छत्तीसगढ़ से राकेश जी ने। और डॉक्टर शांतनु, ये ईमेल आपके लिए है। ये इन्होंने लिखा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इसको रोकने के लिए क्या हम प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं? क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या कहेंगे आप डॉक्टर शांतनु? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन का खेती के ऊपर असर है और उसी का प्रतिकूल खेती का भी जलवायु परिवर्तन के ऊपर असर है। बहुत सारे जो क्रॉप्स है, जैसे कि हम लोग राइस को लगाते हैं, राइस में हम पानी को बहुत ज़्यादा दिन उस पानी में उसको डुबो के रखते हैं तो उसमें मीथेन गैस निकलता है। और हम पता है कि मीथेन गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैसेस में जाना जाता है, और जब मीथेन गैस की परिमाण हवा में बढ़ जाता है तो उसमें फिर हमारा जो हवा की जो गर्मी को पकड़ने की ताकत है वो भी बढ़ जाता है, और उससे क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट है, मतलब जो हमारी बारिश की जो तीव्र बारिश जो होता है, एक्सट्रीम रेन होता है या हीट वेव होता है, और वो सारे जो है कारण है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमें इस तरह क्रॉप्स को भी मतलब चूज करना पड़ेगा जिससे कि हमारे डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस का कम ये होगा। प्लस हम जैसे कि अभी हमें जानते हैं कि जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में इंडो गैंजेटिक प्लेन में हम लोग राइस फीड सिस्टम लगाते हैं, और जब हार्वेस्ट हम राइस की करते हैं उसकी जो जितना भी रेजिड्यूज है उसको हम बर्न करते हैं। मतलब सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हवा में डाल रहे हैं, और उससे क्या होगा ना, हवा की जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और उससे हमारे अगेन फिर से क्लाइमेट चेंज की। तो इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर जो है वो भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने में ऑल्सो उसका बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है। नेचुरल फार्मिंग इसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्या डॉक्टर शांतनु? डॉक्टर शांतनु, नेचुरल फार्मिंग को हम लोग उसमें भी काफी पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, नेचुरल फार्मिंग तो अच्छे उसमें है कि हम लोग काफी पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें जो ईल्ड कंपोनेंट है या जो पैदावार है वो थोड़ा इतना नहीं है जितना हम
नॉर्मल फार्मिंग ले सकते हैं। सो एक बट अगर हम एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो नेचुरल फार्मिंग एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो राकेश जी, आप जानना चाहते थे कि क्या आप नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं? तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर अपना सकते हैं, ये पर्यावरण हितैषी ही होती है। बढ़ते हैं आगे, देहरादून से राजकुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरा सवाल है, मैं प्राकृतिक फूल गोभी की खेती करना चाह रहा हूँ। प्राकृतिक तरीके से फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं आप? हाँ, परंतु उत्तराखंड का उद्यान विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर श्रवण क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अन्य फसलों की खेती किसान भाई प्राकृतिक खेती में करते हैं तो फूल गोभी की भी कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि फूल गोभी में किस्मों का चुनाव मैंने अभी बताया, कई सारी हैं, और नर्सरी जो तैयारी की बात हमने जो की थी अभी, उसके लिए ऐसे जगह का चुनाव करें। जो पौध तैयारी है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसके लिए जैसे ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की उनकी ज़रूरत नहीं है। केमिकल यदि ना भी यूज़ करेंगे तो भी आप कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स की या इनकी फंजीसाइड्स की। तो उसके लिए आपको सलाह है कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपकी पौध है वो ख़राब हो जाएगी, मर जाएगी। बहुत सारी बीमारियां उसमें आती हैं शुरुआती अवस्था में, तो उससे तैयार करके फिर आप अच्छे से पौध तैयार जब करेंगे तो उसमें यदि एक दो कोई बीमारी भी आती है तो उसको भी ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल करते हैं। लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से आप छिड़काव करते हैं तो आप अपनी पौध उसमें तैयारी कर सकते हैं। जब आप रोपाई करेंगे तो उस समय ज़रूर ध्यान रखें कि आपके खेत में जो पोषक तत्वों का मान है वो उचित हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राकृतिक करेंगे और जो खेत में है वो ताकत नहीं हो, क्योंकि बिना ताकत के फूल गोभी की खेती नहीं की जा सकती। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा और कुछ सल्फर की मात्रा की अति आवश्यकता होती है, ताकि उचित मात्रा में उसका पौधा बने और फूल का आकार भी अच्छा आए। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो यदि आप जैसे वर्मी कंपोस्ट से या आप जो नेचुरल जो गोबर की खाद है या दूसरे जो तत्व हैं वो यदि आप देते हैं तो आपके खेत की उर्वरता आपको अच्छे से बनानी है। उसके बाद आप अपने खेत में अच्छी फूलगोभी की पैदावार कर सकते हैं। कुछ कीड़े और बीमारियां जरूर आती हैं फूलगोभी में, लेकिन जैसे आपने बताया प्राकृतिक खेती करनी है तो कोई बीमारी दिखती है तो पत्तों को तुरंत खेत से बाहर करें, उसको ज्यादा ना पनपने दें। तो उससे फिर आपकी इतनी कोई ऐसी समस्या नहीं आती फूलगोभी में कि पूरे पौधे मर जाएंगे। थोड़े थोड़े पत्तों में आती है, उनको खेत से हटा दें। कीड़ों का भी यदि आप सुबह शाम यदि आप देखते हैं अपने खेत में तो कुछ यदि पत्तों के ऊपर कुछ खुरचन दिखती है या दूर से ही लगता है कि कुछ बीमार कीड़ा है, नहीं पत्ता है, तो उसको यदि खेत से हटाते हैं, उसके नीचे कई सारे आपको गिडार मिलेंगी छोटी छोटी, उनको ऐसे आप खेत से हटाते हैं तो आप कीड़ों की संख्या खेत में कम कर देंगे। तो कम करेंगे तो आपकी जो पौधों को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। और साथ ही साथ जैसे फेरोमोन ट्रैप्स हैं या ऐसी चीज़ें भी लगा सकते हैं जो ना तो केमिकल हैं और ना ही कोई आपको नुकसान करने वाले हैं फसल को, तो वो कीड़ों की संख्या और कम कर देंगे। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और स्टेट डिपार्टमेंट का वो ध्यान दे रहा है कई चीज़ों के ऊपर, धीरे धीरे हो सकता है ऐसी फसलों पर भी ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का जो क्षेत्र है वो देश में बढ़ ही रहा है और जागरूकता भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो उद्यानिकी विभाग का अगर आप रुख नहीं कर रहे हैं तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहाँ पर आप रुख कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी सहायता जरूर दी जाएगी। तो आप अगर फूलगोभी की प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो देखिए ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि आप अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है खेती पर और उसके लिए किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है और अभी तक क्या किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारी जो जानकारियाँ हैं वो आगे भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस समय कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राम नारायण वर्मा जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अरे सर, वो नर्सरी की तैयारी करना है, खेत में नर्सरी की तैयारी करना है और उसकी जुताई करने के बाद पॉलीथीन ढकना है खेत में। जी पॉलीथीन ढकना है, वो पॉलीथीन कितने दिन रखें? पानी भी रखना है, पॉलीथीन रखना है, कितने दिन तक रख सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर श्रवण? हाँ देखिए, आप जो कर रहे हैं वो प्रक्रिया को सोइल सोलराइजेशन कहते हैं। मिट्टी को सूर्य की ऊर्जा है ना, सौर्यकरण, हाँ सौर्यकरण है जी, उस प्रक्रिया को कहते हैं। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो नर्सरी तैयार जिस क्षेत्र में भी करनी है, जिस भी सब्जी की, उसके लिए अभी गर्मियों के महीने में उसको मिट्टी को तर करके और उसको प्लास्टिक से ढक दें। तो उससे जो अंदर जो हानिकारक कीड़े हैं या फिर बीमारियां हैं, जो उनके जीवाणु हैं, जो वो सब नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ खरपतवारों के बीज भी काफ़ी मात्रा में निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उस क्षेत्र में ये समस्याएं कम रहेंगी तो पौध अच्छी तैयार होती है। इसके लिए ये है कि उसको चारों तरफ प्लास्टिक को अच्छे से ढकना जरूरी है, दबाना जरूरी है, ताकि अंदर की गर्मी जो है वो निकले नहीं। शायद वो आपने किया होगा। अब रही बात कितने दिन इसको रखें, तो लगभग 20-25 दिन भी आप रख लेते हैं तो सफिशिएंट है, उचित है इतने दिन रखना, क्योंकि मई और जून के महीने में इतने दिन जो हैं वो पर्याप्त हैं। तो आप अभी यदि आपने ढक रखी है तो उसको कोशिश करें कि 20 से 25 दिन तक उसको ढके रखें। उसके बाद में प्लास्टिक को हटा करके उसको अच्छे से अपनी जुताई करें और गुड़ाई करें और ध्यान रखें कि बाहर की मिट्टी फिर अंदर नहीं आए, नहीं तो फिर वापस उसमें कल्चर आ जाएगा, जो पैथोजन है या जो बीमारियां हैं दोबारा उसमें आ सकती हैं। इसलिए उसको चारों तरफ अच्छे से डोल बना के रखें, न बाहर का पानी उसमें आने दें और अंदर का तो बाहर जाने से कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर की मिट्टी या बाहर का पानी उस क्षेत्र में न आने दें ताकि दोबारा उसमें बीमारी ना आए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। राम नारायण जी, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शांतनु का भी यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शांतनु, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कई तरह के प्रयास किए गए हैं कि हमारे किसानों को मदद मिल सके कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ऐसे परिस्थिति में भी वो अच्छी उपज हासिल कर सके अपनी फसलों की। उन पर मैं चाहूंगी एक बार आप अच्छे से विस्तार से हमारे किसानों को जानकारी दें। किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2011 के दौरान निक्रा प्रोग्राम का लॉन्च किया था, जिसके उद्देश्य कई तनाव सहिष्णु फसल जीनोटाइप्स प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विकसित करना था।
और आईसीआर ने देश भर में अपने स्थान और वस्तु आधारित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के साथ एक महत्वपूर्ण घटक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, जिसको हम टीडीसी कहते हैं, के साथ निक्रा नामक उस कार्यक्रम का शुरू किया था, जिसके तहत अभी 151 केवीके जो है उसमें निक्रा विलेजेस स्थापन किया गया, और जहां पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के कैसे उसमें निपटना है। और जो क्रीडा जो है, जो केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें जिला कृषि आकस्मिकता योजना, जिसको हम डीएसीपी बोलते हैं, एक तकनीकी दस्तावेज है। इस तकनीकी दस्तावेज में विस्तृत रूप से कृषि एवं इसके विभिन्न उपयोग जैसे कि बागवानी, पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन इत्यादि है, पर विपरीत मौसम प्रभावों का, जैसे कि सूखा, बाढ़, लू, शीतलहर, असमय तीव्र वर्षा, ओलावृष्टि और पाला, और फसल कीट रोग प्रबंधन के बारे में समग्र तकनीकी समाधान जिला स्तरों पे प्राधिकारियों द्वारा उपयोग में लाने का लक्ष्य के लिए तैयार किया गया। और एक जो पहलू है जिसको हम एग्रीपाम बोलते हैं, AICRP एग्रोमेट्रोलॉजी, वो कृषि विज्ञान मौसम पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, जो कि 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था। और उनका भी लक्ष्य है कि विभिन्न जलवायु के तहत फसल उगाने वाले वातावरण को चिन्हित करना, और प्रमुख उद्देश्य साथ इसको शुरू किया गया था। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कृषि, जलवायु, शुष्क काल, सूखा, गर्मी और शीतलहर आदि समान लक्षक वर्णन के विकास के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकियां विकसित की है जी। और एक जो पहलू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, कृषि कल्याण मंत्रालय का जी, वो भारत सरकार के स्तर पर है। और कृषि मंत्रालय के तहत फसल मौसम निगरानी समूह हर हफ्ते मौसम की स्थिति की निगरानी करता है और मंत्रालय को सूखे और अन्य आकस्मिकता के लिए तैयारियों में समन्वय के मदद करता है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो कृषि मंत्रालय दोनों की मिली पहल है। जी बिल्कुल। तो कई तरह के हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रयास किए गए हैं हमारी सरकार द्वारा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। वैज्ञानिक निरंतर शोध करते रहते हैं, जितनी भी संभावनाएं होती हैं उनकी जानकारियाँ हमारे किसानों तक भी पहुँचाते रहते हैं, और एक कोशिश दूरदर्शन किसान भी करता है। देखिए, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी हम हमारे किसान भाइयों बहनों को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति है तो आप इस तरह के प्रबंधन कर सकते हैं जिससे उसका असर आपकी उपज पे ना पड़े और आपको अच्छी उपज मिले, जिससे आपको आर्थिक लाभ ही लाभ मिलता रहे। और आर्थिक लाभ आपको मिले, अच्छी उपज आपको मिले, इसके लिए जरूरी हो जाता है सही तरीके से प्रबंधन करना। यहाँ पर बात करें अगेती फूल गोभी की, तो डॉक्टर श्रवण, बुआई तो कर दी हमने बीजोपचार करने के बाद, लेकिन तब भी समस्याएं आती हैं नर्सरी में। तो क्या हमारे किसान तैयारियां करें, सावधानियां कैसे बरतें, खरपतवार, कीट और बीमारियों से रोकथाम कैसे करें? हाँ, देखिए, किसान भाइयों को एक जो मुख्य सलाह दी शुरुआती अवस्था में ये रहती है कि जो आप खेत की तैयारी करके, जगह का चुनाव करके जब आप मेड़ी बनाते हैं जिसके ऊपर आपको पौधशाला की बुआई करनी है, बीज बुआई करने हैं, वो लगभग 1 फीट ऊंची होनी चाहिए और लगभग 1.5 फीट से 2 फीट की चौड़ाई उसकी बेड की होनी चाहिए। लंबाई 5 से 10 मीटर उसकी हो सकती है। इसमें ध्यान रखें कि छिटक कर बीज नहीं बोने हैं, आपको लाइनें बना करके उसमें बोने हैं और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की बेड के ऊपर दूरी जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गहराई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो सकती है। इसमें आप बीज की बुआई करें, उसके बाद उसके ऊपर बालू मिट्टी या फिर जो गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए और उसमें मिट्टी मिला करके उससे वो नालियां भर करके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। तो ये 3-4 दिन में जब अच्छे जर्मिनेशन हो जाता है अच्छे से, तब उसकी घास को हटाएं और फिर पानी का छिड़काव करें ताकि जो पौध है वो अच्छे से तैयार हो। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, बीच बीच में गुड़ाई करनी है आपको लगभग 10-15 दिन बाद में, और फिर उसके बाद जब 20-25 दिन की पौध हो जाती है फिर 2 बार। इससे जो पौधशाला में हवा अच्छी निकल जाती है बढ़िया से, और उसमें पौधे भी बिल्कुल अच्छे तैयार होते हैं, मजबूत तने वाले और अच्छी जड़ वाले। उसके बाद उनकी, क्योंकि खेत में जब वो जाएंगे तो उनकी जो स्थापना है वो अच्छी हो जाती है, वहाँ मरते कम हैं पौधे, ये एक उसका फ़ायदा रहता है। रही बात कीड़े और बीमारियों की, तो इसमें एक डैम्पिंग ऑफ आता है जिसमें क्या होता है, पौधा ऊपर से ठीक दिखता है लेकिन ज़मीन के पास से तना एकदम सड़ जाता है और गिर जाता है। ये इस बीमारी के लिए जैसे आपने बीज उपचार किया है,
यदि जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं या प्राकृतिक करना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, और जो नॉर्मल खेती करते हैं वो बाविस्टीन को 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से यदि उपचार करते हैं, जैसे 1 हेक्टेयर में लगाना है तो लगभग 500 ग्राम से 750 ग्राम बीज आप ले सकते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 ग्राम बाविस्टीन मिला करके उसको अच्छे से मिला करके फिर उसकी बुआई करें तो लगभग 20-25 दिन तक बचाव हो जाता है। उसके बाद में यदि ऐसी बीमारी दिखती है तो पानी जरूर रोक दें, क्योंकि ये बीमारी आती है अधिक नमी और अधिक तापमान की वजह से। यदि आपने पानी कम कर दिया तो थोड़ा सा सूखा होने की वजह से बीमारी नहीं आएगी। यदि फिर भी आती है तो यदि बार बार बारिश हो रही है तो सूखी मिट्टी में 1 किलो मिट्टी में लगभग 5 ग्राम बाविस्टीन मिलाएं और नर्सरी बेड पे छिड़क दें। यदि सूखा मौसम है फिर भी बीमारी है, थोड़ी बारिश नहीं है, तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके बाविस्टीन का छिड़काव करें। उससे ये समस्या 7-8 दिन के लिए और रुक जाएगी। और घनी बुआई नहीं करें, पंक्तियों में बोना जरूरी है लेकिन उसमें भी घना बो देंगे तो ज़्यादा समस्या आती है। थोड़ा छितरा रखें बुआई करते समय बीज को, तो ये बीमारी नहीं आती है। कीड़ों की बात देखिए, 2 कीड़े इसमें आते हैं। एक तो इसको पेंटेड बग बोलते हैं, जिसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं, बरगड़ा भी बोलते हैं। इसके लिए आप जैसे इंडोक्सिकार्ब है या स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर के हिसाब से, या इंडोक्सिकार्ब आप ले रहे हैं तो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव एक बार कर दें तो ये समस्या नहीं आती है। बिल्कुल, तो ये तमाम प्रबंधन कार्य हैं जो आप अपनी नर्सरी में करते हैं, तो देखिए अच्छी पौध आपको यहाँ पर मिल पाएगी, और अच्छी गुणवत्ता वाली पौध की जब रोपाई आप खेत में करेंगे और फिर उसके प्रबंधन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज ही आपको हासिल होगी। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को बरतने की ज़रूरत होती है। आपको ज्ञान होता है, बस हम यहाँ पर आपको बार बार हम यहाँ कह सकते हैं पुनः याद दिलाते रहते हैं कि आप समय समय पर ये जो स्टेप्स हैं उन्हें भूलें ना, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो देखिए ऐसी ही जानकारियां आगे पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन ना फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कैसे आप अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में उत्तम कृषि से संबंधित जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से नरेंद्र जी। आइए जान ले उनका क्या सवाल है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, मैं गोभी की नर्सरी तैयार करने के कितने दिन बाद पौधों को
निकाला जाए और किस सावधानी से निकाला जाए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया है। डॉक्टर श्रवण क्या कहेंगे? हाँ, देखिए नरेंद्र जी, आप जब हमारी जो पौध है वो जैसे फूल गोभी के अलग अलग समूह हैं, इसमें उसी हिसाब से इसकी पौध निकालने का भी एक समय है। तो जो अगेती फूल गोभी है वो किसान जो शुरुआती अवस्था में हैं, जैसे जिन्होंने 1-2 बारी गोभी की खेती की है या जो करते हैं, उनके लिए सलाह है कि वो लगभग 45 दिन की या 40 दिन के से ज़्यादा की पौध अपने खेत से निकालें। जो जून के प्रथम सप्ताह में बुआई कर दी है वो मध्य जुलाई में रोपाई करें, क्योंकि अधिक तापमान और बार बार बारिश होने की वजह से खेत में पौधे मरते ज़्यादा हैं। छोटी अवस्था के लगाने से लगभग 30 दिन के लगाते हैं तो मरते ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ किसान जिनको बहुत अच्छी समझ है या पानी को या मिट्टी में जहां आसपास पानी है, थोड़ी नमी रहती है, थोड़ी ठंडक है, उस क्षेत्रों में भले ही वो 30 दिन की लगा लें। लेकिन आपका जो कोटा क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मेरी सलाह है कि आप लगभग 40 दिन की पौध है वो अपने नर्सरी में जब तैयार आप समझिए उसको आप लगाने के लिए लीजिए। रही बात कब निकालें, तो सलाह ये है कि आप जो लगभग 4-5 बजे जब के बाद ही आप उसको निकालें, 4 बजे के आसपास, जब शाम के समय, ताकि उसमें रात जब आप खेत में लगाएंगे उसको तो पूरी रात उसको स्टेब्लिश होने में मिल जाए, ताकि उसमें पौधे मरते नहीं हैं। यदि कई गलती से किसान सुबह यदि लगा देते हैं तो दिन की तेज़ धूप में पौधे मर बहुत ज़्यादा जाते हैं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये सलाह है कि एक तो लगभग 40 दिन की पौध लें, 40-42 दिन की, और दूसरी बात कि वो शाम के समय उखाड़े नर्सरी को और खेत में रोपाई के लिए उपयोग में लें। बिल्कुल, तो किस समय आपको वो जो पौध है वो निकालनी है और किस सावधानी के साथ निकालनी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और साथ ही यदि जो मध्य अगेती है या मध्य पछेती है या पछेती समूह की है, उसमें आप लगभग 30 दिन की पौध भी लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये सलाह सिर्फ और सिर्फ अगेती फूल गोभी के लिए है। बिल्कुल, जिसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर शांतनु का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर शांतनु, आपने बताया कि ICAR द्वारा कई तरह की परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, मौसम से संबंधित जो आकलन है वो भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब होता है तो मौसम में अचानक से बदलाव होता है, ऐसे में उसकी जानकारी हमारे जो किसान है कहां से हासिल कर सकते हैं? के जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि जो कृषि मौसम परामर्शी सेवाएं जो है, जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा है, उसमें भारतीय मौसम विभाग, जिसको हम IMD बोलते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और हमारा जो भारतीय कृषि मौसम परिषद है ICAR, दोनों की मिली भगत से एक प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसको हम जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाई या डामो बोलते हैं। इसके तहत हर जिले में एक सेंटर है जिसमें जो कि KVK में एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वो लोग बैठ के और जो जलवायु के ऊपर जो हमारा फोरकास्ट जो आता है, जो IMD देता है, मिलके एक कृषि मौसम परामर्शी एक बुलेटिन बनता है, और उस बुलेटिन को उस जिला में सभी जो किसान हैं उनके पास पहुंचाई जाती है। और ये जो इकाइयाँ जो मौसम आधारित है, इसमें समय पर किसानों के प्रसारित मतलब किया जाता है, और ये किसान को अपनी फसल, पशुओं आदि को बचाने के लिए समय पर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए उसके खिलाफ कार्य करने में सक्षम बनाता है। और इस प्रोग्राम से लगभग 5 करोड़ किसान, अभी उनको ये जो कृषि मौसम परामर्शी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये पहुंचाया जा रही है। और इसके अलावा जो हर प्रदेश में जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें अखिल भारतीय कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान परियोजना जो है, उसके तहत भी फार्मर्स को ये जो कृषि मौसम परामर्शी सेवाएं की जा रही है। बिल्कुल, तो किसानों को यहाँ पर हर जो जानकारी है वो दी जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसान जागरूक हो सके, समय समय पर मौसम की जानकारी उन्हें मिलती रहे, ताकि उसके अनुसार ही वो तैयारियां कर सके। बिल्कुल डॉक्टर शांतनु, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ डॉक्टर श्रवण हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर श्रवण, बहुत ही कम समय है मेरे पास, एक अंतिम संदेश हमारे गोभी के किसानों को क्या कहेंगे आप? किसान भाइयों को मेरी संक्षेप में यही है कि आप उचित किस्म का चुनाव करें। यदि अगेती समूह है तो अगेती समूह की ही किस्म लें। दूसरी बात, उठी हुई जगह पे जहाँ पानी की निकासी उत्तम हो उसी जगह आप नर्सरी की तैयारी करें। बीज उपचार अनिवार्य है और साथ ही साथ जब रोपाई करें तो शाम के समय रोपाई करें और उठी हुई मेड़ी बना करके मेड़ी पद्धति को अपनाते हुए अपनी फसल को लगाएं, ताकि जो जल निकास की समस्या है वो भी उत्तम रहे और साथ ही साथ जल भराव की स्थिति में भी पौधे बचे रह जाएं। इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल है वो अच्छी होगी। और साथ ही साथ खेत में सुबह या शाम अपने खेत में जरूर घूमें और ये देखें कोई कीड़ा या बीमारी है निगरानी बनाए रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है और उसको अपने खेत से तुरंत बाहर जरूर निकालें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर श्रवण आपका, आपने भी हमारे दर्शकों को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, अभी आपने जान लिया। और जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति में अगर आपको अच्छी उपज हासिल करनी है तो किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, आप किस तरह से जागरूक हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अब हमारे अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, अब बारी आती है ये जानने की। और इसके साथ ही बता दें, हमारा अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व और बकरी पालन। जी हाँ, पशुओं में टीकाकरण का महत्व क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बकरी पालन के संदर्भ में भी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी हमारे अगले कार्यक्रम में। इन दोनों ही विषयों से संबंधित कोई सवाल है आपके पास तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे ही। साथ ही आपको बता दें कि हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हम बैतूल जिले में है। मैं जब से खेती कर रहा हूँ